जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिव्यराज क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आपका अभिनंदन और आभार। आज का टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक स्रोत, उसका सेकंड पार्ट। प्रस्तुतकर्ता मैं रोहित सामोता। तो शुरू करते हैं। प्राकृत भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, जिसे जैन साहित्य और रास साहित्य भी कहा जाता है। रास का मतलब होता है उस रास में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश होता है। रास पीछे पढ़ा अपन ने पिछले वीडियो में रासो साहित्य, रासो एक वीरता पर काव्य और रास श्रृंगार पर काव्य पढ़ा था। रास में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश होता है। इस साहित्य को पनपाने का जो श्रेय है वो है जैन कवियों को। यानी रास साहित्य किनके द्वारा लिखा गया है? जैन कवियों द्वारा। रिपुदारण रास 905 ईस्वी में भीनमाल के जैन कवि द्वारा लिखा गया सबसे प्राचीन रास साहित्य है। तो पूछा जाए कि प्राचीनतम रास साहित्य कौन सा है? वो है रिपुदारण रास, जो लिखा गया 905 ईस्वी में। और किसके द्वारा? भीनमाल के एक जैन कवि के द्वारा लिखा गया है रिपुदारण रास, सबसे प्राचीन रास साहित्य। और पूछा जाए कि सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है, तो कौन सी पढ़ी अपन? नैनशीरी ख्यात। कौन सी पढ़ी है? नैनशीरी ख्यात पढ़ी, जो सबसे प्राचीन ख्यात है और सबसे प्राचीन रास साहित्य है रिपुदारण रास। जयपुर स्थित महावीर पुस्तकालय में जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण एवं अनमोल कृतियां सुरक्षित हैं। तो शुरू करते हैं। प्रमुख जैन साहित्य एक एक करके अपन अध्ययन करते हैं, वन बाय वन। सबसे पहले है नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध, जिसके लेखक हैं कक्कड़ सूरी। नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध और लेखक कक्कड़ सूरी। यह संस्कृत भाषा में लिखित पद्य काव्य है, जो 5 अध्यायों में लिखा गया है, जिनको 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इस साहित्य में 14वीं सदी के दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की आर्थिक तथा सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार और तुर्की अमीरों के स्वभाव तथा उनके चरित्र का भी वर्णन किया गया है इस नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध में कक्कड़ सूरी द्वारा। इस साहित्य में तत्कालीन वैश्य जाति के लोगों का भी चरित्र चित्रण किया गया है, उनके व्यवसाय का भी वर्णन किया गया है। और इस नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध में लिखा गया है कि उस समय देशी और विदेशी दोनों प्रकार के कपड़ों का व्यापार किया जाता था। दूसरा है हमीर महाकाव्य। और हमीर नाम आते ही रणथंबोर के हमीर देव चौहान को आपको याद करना है। तो जहां जहां हमीर है वहां वहां रणथंबोर शासक हमीर देव चौहान है। तो हमीर महाकाव्य लिखा नयन चंद्र सूरी ने। यह लगभग 1400 ईस्वी के आसपास रचा गया। इसमें रणथंबोर के चौहान राजाओं का वर्णन किया है नयन चंद्र सूरी ने, और मुख्यतया हमीर देव की उपलब्धियों का वर्णन किया है। इस महाकाव्य से हमें मध्यकालीन राजपूतों की सैन्य प्रणाली का भी जानकारी प्राप्त होती है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा 14 सर्गों में लिखा गया है। तो अगला है सोम
सौभाग्य महाकाल, जिसके लेखक हैं सोमसूरी। यह 15वीं शताब्दी की कृति है, जिसमें 15वीं शताब्दी के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया है इन सोमसूरी ने। इस सौभाग्य महाकाल साहित्य में महाराणा कुंभा के काल की उपलब्धियों का भी वर्णन किया गया है। इसमें लिखा है कि देवाकुल पटका, जो वर्तमान में देलवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है, उन समय की उनके धार्मिक और व्यापारिक जीवन की इसमें वर्णन किया है सोमसूरी ने। तो हमीर महाकाव्य लिखा नयन चंद्र सूरी ने, सोम सौभाग्य महाकाव्य या महाकाल लिखा सोम सूरी ने। अगला है हेमरत्न सूरी का साहित्य। हेमरत्न सूरी लाहौर निवासी थे। इन्होंने गोरा बादल लिखी विक्रम संवत 1645 ईस्वी में, यानी हेमरत्न सूरी ने 1645 विक्रम संवत में एक रचना लिखी गोरा बादल, और उसके 25 साल बाद विक्रम संवत 1670 ईस्वी में लिखी गोरा बादल चौपाई। गोरा बादल और गोरा बादल चौपाई किसने लिखी? हेमरत्न सूरी ने। इन दोनों रचनाओं में हेमरत्न सूरी ने ददालीन राजपूत युद्ध प्रणाली का वर्णन किया है तथा राणा प्रताप व साधु जेतमल के संबंधों का भी इसमें वर्णन किया है। इन गोरा बादल और गोरा बादल चौपाई रचनाओं से पद्मिनी की कहानी के ऐतिहासिक पक्ष को सिद्ध किया जा सकता है। तो गोरा बादल और गोरा बादल चौपाई लिखी हेमरत्न सूरी ने। हेमरत्न सूरी ने पद्मणि चौपाई तथा यम कुमार चौपाई भी लिखी। तो हेमरत्न सूरी की 4 रचनाएं हैं, गोरा बादल चौपाई, पद्मणि चौपाई और यम कुमार चौपाई। अगला है समय सुंदर का साहित्य। लेखक हैं समय सुंदर, उनके साहित्य का अध्ययन करेंगे। इस समय सुंदर के साहित्य में 16वीं सदी में राजस्थानी तथा गुजराती लोक कलाओं का संग्रह 3 कृतियों में लिपिबद्ध किया है। यानी समय सुंदर ने 16वीं सदी में राजस्थानी तथा गुजराती लोक कथाओं को 3 कृतियों में संग्रहित किया। पहली कृति है सिमहल सूत्र, और सिमहल सूत्र समय सुंदर ने मेड़ता में विक्रम संवत 1672 ईस्वी में लिखा। फिर जैसलमेर में 1681 विक्रम संवत में दूसरी कृति बालकर घिरी लिखी, और तीसरी कृति है चंपक सेठ कथा, जो लिखी गई है विक्रम संवत 1695 में जालोर में। तो एक बार फिर से सुनिए, समय सुंदर ने 3 कृतियां लिखी, सिमहल सूत्र, बालकर घिरी और चंपक सेठ कथा। मलेट सुंदर चौपाई और पद्मिनी चरित्र चौपाई के लेखक हैं उपाध्याय लभ्योदय। एक बार फिर से सुन लीजिए, मलेट सुंदर चौपाई तथा पद्मिनी चरित्र चौपाई के लेखक कौन हैं? उपाध्याय लभ्योदय। अगली रचना है खुमान रासो, और खुमान रासो के लेखक हैं दौलत विजय। इंपॉर्टेंट है खुमान रासो दौलत विजय। खुमान रासो विक्रम संवत 1767 से 1790 के बीच रचा गया साहित्य है, जिसमें मेवाड़ के गुहिल वंशीय राणाओं की वंशावली लिखी गई है। इस रासो में उस काल के क्षत्रियों के त्याग व बलिदान का भी वर्णन किया गया है। खुमान रासो में क्षात्रवध धर्म की मौलिक व सजीव व्याख्या की गई है। चित्तौड़ की सेना, वहां के दुर्ग व हथियारों की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। इसीलिए इसे मेवाड़ का एनल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है।
मेवाड़ का अनल्स किसे कहा जाता है? खुमान रासो को, जिसके लेखक हैं दौलत विजय। इसे मेवाड़ का एनल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि खुमान रासो में दौलत विजय द्वारा चित्तौड़ की सेना, वहां के दुर्ग, वहां के हथियारों की जानकारी, क्षात्रवत धर्म की मौलिक व सजीव व्याख्या की गई है। इसलिए इसे मेवाड़ का एनल्स कहा जाता है। खुमान रासो में 17वीं व 18वीं सदी के मेवाड़ क्षेत्र की सामाजिक जानकारी वर्णित है, जिससे हमें तत्कालीन पर्दा प्रथा और सती प्रथा का मालूम चलता है। यानी से पता चलता है खुमान रासो से कि उस समय पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा प्रचलित थी। अगला है प्रबंध चिंतामणि, जिसके लेखक हैं प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरुतुंग। कुवलयमाला लेखक उद्योतन सूरी। प्रबंध कोश लेखक राजशेखर। हरिमेखला लेखक बाहुक। और भरतेश्वर बाहुबली घोर, जिसके लेखक हैं वज्रसेन सूरी। ये भरतेश्वर बाहुबली घोर है, वो पुरानी राजस्थानी का प्राचीनतम रूप है। तो पूछा जाए कि पुरानी राजस्थानी का जो प्राचीनतम साहित्य है वो कौन सा है, तो वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जिसके लेखक हैं वज्रसेन सूरी। हमीर मद मर्दन, कुमारपाल चरित्र और धर्मोदेश माला, ये तीनों रचनाएं लिखी गई जय सिंह सूरी द्वारा। एक बार फिर से सुनिए। प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरुतुंग। कुवलयमाला के उद्योतन सूरी। प्रबंध कोश लिखा राजशेखर ने। हरिमेखला लिखी बाहुक ने। भरतेश्वर बाहुबली घोर साहित्य के लेखक हैं वज्रसेन सूरी। हमीर मद मर्दन, कुमारपाल चरित्र, धर्मोदेश माला, इन तीनों के लेखक हैं जय सिंह सूरी। तो आगे है समराइज कथा, लेखक हरिभद्र। दूर्थाख्यान, जिसके लेखक भी कौन है? हरिभद्र। यशोधर चरित्र के लेखक भी हैं हरिभद्र। वीरांगद कथा के लेखक भी कौन है? हरिभद्र। यानी हरिभद्र ने 4 साहित्य लिखे हैं, समराइज कथा, दूर्थाख्यान, यशोधर चरित्र और वीरांगद कथा। एक लेखक हैं श्रीधर, और श्रीधर ने लिखा पार्श्वनाथ चरित्र तथा रणमल छंद। श्रीधर ने क्या लिखा? पार्श्वनाथ चरित्र तथा रणमल छंद के लेखक हैं श्रीधर। हेमचंद्र सूरी एक जैन कवि हैं, जिन्होंने लिखी है देसी नाम माला और शब्दानुशासन। तो देसी नाम माला और शब्दानुशासन साहित्य के लेखक हैं हेमचंद्र सूरी। अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक कौन कौन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यहां से खूब प्रश्न पूछे गए हैं। पहला ही है शिशुपाल वध। तो पूछा जाता है शिशुपाल वध के लेखक कौन हैं? कवि माघ। पूछा गया है कि शिशुपाल वध के लेखक माघ कहां के निवासी थे? वो थे भीनमाल निवासी। और ये शिशुपाल वध माघ की संस्कृत भाषा की रचना थी। चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया लेखक हैं केसरी सिंह बारहट। एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं केसरी सिंह बारहट। उन्होंने लिखा चेतावनीरा चुंगटिया, और किसके लिए लिखा? फतेह सिंह सिसोदिया के लिए चेतावनीरा चुंगटिया लिखा गया है। जब फतेह सिंह सिसोदिया दिल्ली दरबार जा रहे थे तो उनको रोकने के लिए केसरी सिंह बारहट ने लिखा था चेतावनीरा चुंगटिया। ढोला मारूरा दूहा
कवि कल्लोल और ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ, जो कि एक जैन आचार्य थे। तो ढोला मारूरा दुहा के लेखक हैं कवि कल्लोल, ढोला मारूरी चौपाई के लेखक हैं कुशल लाभ, माधगवा नल चौपाई लेखक हैं कुशल लाभ। यानी कुशल लाभ ने लिखी ढोला मारूरी चौपाई तथा माधगवा नल चौपाई। ढोला मारवणी चडपट्टी लेखक हैं हरराज। कालिकाचार्य कथा लिखी कल्याण तिलक ने। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, नरसिंह मायरो रत्ना खाती द्वारा लिखा गया है। नरसिंह मायरो किसने लिखा? रत्ना खाती ने। पाबूजीरा छंद बीठू मेहा की रचना है। हाला झालारी कुंडलिया लेखक ईश्वरदास बारहट। पद्मावत बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मुख्य रचना, बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही हुई है पद्मावत, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा है। संगीत रत्नाकर लिखा सारंग देव ने। संगीत रत्नाकर किसने लिखा है? सारंग देव ने लिखा है संगीत रत्नाकर। हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक लिखा बीसल देव चौहान ने, जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हरिकेली नाटक किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने। और ये विग्रहराज चतुर्थ कौन थे? बीसल देव चौहान। अगली रचना है सिंहासन बत्तीसी, और सिंहासन बत्तीसी के लेखक कौन है? सुंदरदास ब्राह्मण। यानी सुंदरदास ब्राह्मण ने लिखा है सिंहासन बत्तीसी। सिंहल सूत्र, और सिंहल सूत्र के लेखक हैं सोमसुंदर। ग्रंथराज, ग्रंथराज किसने लिखा? गोपीनाथ ने। यानी गोपीनाथ की रचना है ग्रंथराज। वर्षत पुरघट विजय, इसके लेखक हैं जोगीदास। राजविलास के लेखक मानसिंह। सीता पुराण लिखा है श्रवण जाट ने। यानी श्रवण जाट ने लिखा है सीता पुराण। सौभाग्य महाकाव्य सोमसूरी की रचना है। रतन जस प्रकाश लिखा है सागरदान ने, और महादेव पार्वती रिवेली लिखी किस्नो ने। और अंतिम है रजियारा सोरठा, जो लिखा गया है कृपाराम द्वारा। रजियारा सोरठा लेखक हैं कृपाराम। पुरालेखीय स्रोत, जो ऐतिहासिक स्रोत अपन पढ़ रहे हैं उसमें अगला है पुरालेखीय स्रोत, जिसे कहते हैं आर्चिवल सोर्सेज। जो पुरालेख शब्द आया है वो अंग्रेजी के आर्चिव्स का रूपांतरण है। इस पुरालेखीय स्रोत में शासकीय व अर्धशासकीय आदेश, पत्र, हिसाब, बहिया आदि प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी लिखित सामग्री के साथ गैर प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत दस्तावेजों का समावेश होता है। यानी पुरालेखीय सामग्री में कौन कौन समाविष्ट होते हैं? प्रशासनिक, गैर प्रशासनिक और व्यक्तिगत दस्तावेज। प्रशासनिक दस्तावेजों में शासकीय और अर्धशासकीय कोई आदेश, उस समय के पत्र, हिसाब, उस समय की प्रशासन की बहियां आदि सामग्री शामिल की जाती है। मारवाड़ के शासक मालदेव शायद राजस्थान के ऐसे पहले शासक थे जिसने इन पुरालेखीय स्रोतों को इकट्ठा करने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख को अपने राज्य में नियुक्त किया था। तो एक बार फिर से सुनिए कि मालदेव मारवाड़ के शासक, राजस्थान के ऐसा माना जाता है कि पहले शासक थे जिसने सरकारी कागजातों, इन पुरालेखीय स्रोतों को संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हुमायूं के पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख को अपने राज्य में नियुक्त किया था।
इस राजस्थान की समस्त जानकारियां, ये पुरालेखीय जो स्रोतों के अध्ययन के लिए हमें जो सामग्री प्राप्त होगी वो होगी राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में, वहां संरक्षित है। साथ ही साथ राजस्थान राज्य के पूरा अभिलेखागार बीकानेर में भी इनको संरक्षण किया गया है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय अभिलेखागार कहां है, नई दिल्ली में, तथा राजस्थान राज्य के पूरा अभिलेखागार कहां है, बीकानेर में। तो कौन कौन सी पुरालेखीय सामग्री है, आर्चिवल सोर्सेज हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले है फरमान। पूछा जाए आपको फरमान क्या होता है, तो मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया एक शाही आदेश फरमान कहलाता है। हस्बुल हुक्म, हस्बुल हुक्म क्या होता है, बादशाह की सहमति से शाही परिवार के किसी सदस्य अथवा सरदार द्वारा एक प्रेषित आदेश होता है जिसमें किसी व्यक्ति को कोई भी स्वीकृति दी जाती है। यानी राजा द्वारा जारी किया गया शाही आदेश फरमान कहलाता है, और राजा की स्वीकृति से शाही परिवार के किसी सदस्य या राजा के किसी सरदार द्वारा किसी व्यक्ति को कुछ देने की जो स्वीकृति के लिए जो आदेश जारी होता है वो होता है हस्बुल हुक्म। परवाना, महाराजा द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी किया गया आदेश परवाना कहलाता है। निशान, मुगल शहजादों बेगमों द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के साथ जारी किया गया जो आदेश है वो निशान कहलाता है। यानी शाही परिवार के जो सदस्य हैं, मुगल शहजादे, बेगम, उनके द्वारा अपनी मोहर के साथ जो आदेश दिया जाता है मनसबदार को, वो क्या होता है, निशान। खरीता, यानी एक राजा दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार करता है वो कहलाता है खरीता। अगला है खतूत महाराजगान तथा अहलकारान, देसी शासकों, मराठों, पिंडारियों, मुगल दरबार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ किया गया शासन संबंधी पत्र व्यवहार खतूत महाराजगान या अहलकारान कहलाता है। अगला है खानसामा। कौन होते थे खानसामा? वस्तुओं के निर्माण, क्रय, राजकीय विभागों के सामान की खरीद और संग्रह से संबंधित कार्य करने वाला जो व्यक्ति होता था वो खानसामा कहलाता था। मंसूर, बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया गया शाही आदेश मंसूर कहलाता है। और ऐसा मंसूर कब जारी किया गया? उत्तराधिकार युद्ध 1658 ईस्वी के समय शहजादे औरंगजेब द्वारा ये शाही आदेश मंसूर जारी किए गए थे। रुक्का, राज्य के अधिकारियों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता था, राज्य के अंदर ही अधिकारियों के मध्य किया गया पत्र व्यवहार रुक्का कहलाता है, जबकि दो राजाओं के मध्य किया गया पत्र व्यवहार खरीता कहलाता है। सनद एक प्रकार की स्वीकृति होती थी जिसके द्वारा मुगल सम्राट अपने अधीनस्थ राजा को जागीर प्रदान करता था। यानी राजा द्वारा, सम्राट द्वारा अपने अधीनस्थ राजा को प्रदान की गई जो जागीर की स्वीकृति थी वो कहलाती थी सनद। वाक्या, जिसके तहत बादशाह की व्यक्तिगत एवं राजकार्य संबंधी गतिविधियां तथा राज परिवार के सदस्यों की सामाजिक रस्म व्यवहार, उनके शिष्टाचार आदि का वर्णन लिखा जाता था, उसे कहते हैं वाक्या। वकील रिपोर्ट, मुगल सम्राट उनके दरबार में जो वहां के मनसबदार होते थे, जागीरदार या सरदार होते थे, वो मुगल दरबार में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। तो मनसबदार, जागीरदार और सरदारों द्वारा मुगल दरबार में नियुक्त किए गए प्रतिनिधि को वकील कहा जाता है। और ये वकील क्या करता था? उस दरबार में होने वाली गतिविधियों से
अपने रियासती मालिक को सूचनाएं भेजा करता था। यानी वकील मुगल दरबार में होने वाली गतिविधियों तथा अपनी रियासत से संबंधित सूचनाओं को संकलित करे अपने रियासती मालिक को भेजते थे, उसे ही वकील रिपोर्ट कहा जाता है। आगे है बहियां। इन बहियों द्वारा मध्यकालीन राजस्थान के राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। तो बहियां कई प्रकार की होती थी जिनका अध्ययन करते हैं। हकीकत बहियां, इन हकीकत बहियों से राजाओं की हकीकत ज्ञात होती थी। हुकूमतरी बही, हुकूमतरी बही में सरकारी आदेशों की नकल अथवा हवाले लिखे जाते थे। खरीता भैया, खरीता का मतलब पता ही है, एक राजा का दूसरे राजा के साथ किया गया पत्र व्यवहार खरीता होता था और उन पत्रों की जो प्रतिलिपियां रखी जाती थी उसे कहते हैं खरीता बहिया। कमठाना बहिया, उस समय राजप्रासाद बनाने में हुए खर्च तथा मजदूरों को दी जाने वाली दैनिक मजदूरी का वर्णन किया जाता था इन कमठाना बहियों में। अगला अभिलेखीय साहित्य है रियासती रिकॉर्ड, जिसमें देखें जोधपुर राज्य में रखा जाता था दस्तरी रिकॉर्ड। उस दस्तरी रिकॉर्ड में लिखा जाता था राज्य की आय व्यय, उस समय के अधिकारियों की नियुक्ति, प्रदत्त पट्टे और परवाने आदि का उल्लेख किया जाता था दस्तरी रिकॉर्ड में। जोधपुर राज्य में लिखी गई हकीकत बहियों से हमें 1857 की क्रांति से संबंधित अंश मिलते हैं। ओहिया बही, जोधपुर के शासकों के आदेश, उस समय भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी व अधिकारियों के नामों की जानकारी मिलती है इस ओहिया बही से। फुटकर बही, फुटकर बही में उस समय की विभिन्न घटनाओं की जानकारी दर्ज की जाती थी और इसी फुटकर बही से संवत 1863 की बही है एक, उस बही से जोधपुर के घेरे का वर्णन मिलता है। जयपुर अभिलेखागार, और जयपुर अभिलेखागार में मिली है जानकारी या सूचना है, एक रिकॉर्ड मिला है सिया हजूर। उस सिया हजूर में लिखा होता है राज परिवार से संबंधित दैनिक हिसाब खर्च। सिया हजूर में जयपुर के राज परिवार से संबंधित दैनिक हिसाब खर्च लिखा जाता था। दस्तूर कोमवार, जिसमें राजकीय कर्मचारियों के ब्यौरे और उनकी सामाजिक स्थिति का वर्णन किया जाता था। तोजी रिकॉर्ड, तोजी रिकॉर्ड में दैनिक व्यय लिखा जाता था। वकील रिपोर्ट, वही मुगल दरबार से अपने रियासती मालिक को वकील द्वारा भेजी गई सूचना वकील रिपोर्ट कहलाती है और इस जयपुर राज्य की वकील रिपोर्ट से मुगल कछवाहा और मराठा कछवाहों के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। उदयपुर अभिलेखागार, इससे प्राप्त है देवस्थान रिकॉर्ड, जो देवभूमि के लिए होता था। देवभूमि से संबंधित जानकारी लिखी जाती थी देवस्थान रिकॉर्ड में। सिहल खाना हिसाब, और सिहल खाना हिसाब में शास्त्रागार के हिसाब लिखे जाते थे। उस समय के गोला बारूद, युद्ध की सामग्री आदि का विवरण लिखा जाता था सिहल खाना हिसाब से, जो संरक्षित के रखा गया है उदयपुर अभिलेखागार में। मेवाड़ राज्य से, मेवाड़ राज्य में पड़ाखा बहियां, जिनको पक्की बहियां भी कहा जाता है, वहां के मेवाड़ राज्य के वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता था। इसमें पड़ाखा बहियों में हिसाब दफ्तर, जिसमें राज्य के संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता था।
कोटा पुरालेख संग्रहालय। और कोटा पुरालेख संग्रहालय में मिला है तल्की, जिसमें राजा की आज्ञाएं, राजा द्वारा शासकों सामंतों को भेजे गए पत्रों की नकल मिलती है। 2 वर्ग का में दैनिक प्रशासन, युद्ध के समय की घटनाओं, युद्ध की तैयारी पर खर्चा, कच्चे माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना और युद्ध के समय घायलों के उपचार आदि की जानकारी प्राप्त होती है इस 2 वर्ग से। यानी कुल मिला के दैनिक प्रशासन और युद्ध से संबंधित घटनाओं, उसके खर्च, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को भेजना और युद्ध के दौरान घायलों के उपचार की जानकारी मिलती है 2 वर्ग से। मुल्की में राज्यों की आय, परगनों व गांवों की आर्थिक स्थिति, युद्ध अभियान, अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन आदि का ज्ञान होता है मुल्की से। जमाबंदी, राजस्व संबंधी पत्र होता था जमाबंदी। ये तल्की, 2 वर्ग का, मुल्की और जमाबंदी कोटा पुरालेख संग्रहालय में संरक्षित है। अगला साहित्य है उर्दू फारसी में लिखे गए साहित्य, और जिसमें सबसे पहला है तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जिसे फारसी में लिखा गया है। और इस तुजुक-ए-बाबरी से हमें जानकारी मिलती है खानवा युद्ध की। बाबर ने लिखा है इसमें कि राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भिजवाया था। ऐसी जानकारी मिलती है तुजुक-ए-बाबरी से। बाबर ने राणा सांगा के लिए काफिर शब्द का प्रयोग किया है, और वो काफिर शब्द का प्रयोग किया है उसके धार्मिक कट्टरता के लिए। तुजुक-ए-जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। तुजुक-ए-बाबरी बाबर की आत्मकथा और तुजुक-ए-जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। अगला फारसी लेख है, साहित्य है हुमायूं नामा, जो लिखा है हुमायूं की बेटी गुलबदन बेगम द्वारा। तज़किरात उल वाक़ियात, लेखक हैं जौहर आफ्ताबची। तारिक-ए-रशीदी, इसके लेखक हैं मिर्जा हैदर दोगलत। अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा और आईने अकबरी। कामगार हुसैन, जिन्होंने लिखी मासिर-ए-जहांगीर, यानी मासिर-ए-जहांगीर के लेखक हैं कामगार हुसैन। इकबाल नामा-ए-जहांगीरी के लेखक हैं मोतमिद खां। इकबाल नामा-ए-जहांगीरी एक फारसी का लेख है, साहित्य है, जिसके लेखक हैं मोतमिद खां। पादशाहनामा काज़वीनी, और एक पादशाहनामा लिखा अब्दुल हमीद लाहौरी ने। आलमगीरनामा के लेखक हैं मुहम्मद काजिम। तारिक-ए-शेरशाही अब्बास खां सरवानी। खुलासुत उत त्वारीख के लेखक हैं सुजान राय खत्री। फतुहात-ए-आलमगीरी पूछा गया है, इसके लेखक हैं ईसरदास नागर। यानी ईसरदास नागर ने फारसी में लिखा फतुहात-ए-आलमगीरी। नुस्खा-ए-दिलकश के लेखक हैं भीमसेन बुरहानपुरी। मासिर-ए-आलमगीरी लेखक हैं साकी मुस्तैद खां। एक है फतुहात-ए-आलमगीरी, जिसके लेखक ईसरदास नागौर। यह है मासिर-ए-आलमगीरी, जिसके लेखक हैं साकी मुस्तैद खां। मुंतखबाब-उल-लुबाब खाफी खां। शियार-उल-मुताखरीन के लेखक हैं गुलाम हुसैन। अगला है मुनव्वर-ए-कलाम, जिसके लेखक हैं शिवदास। मुंतखबाब-उल-त्वारीख के लेखक हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। ये बदायूनी राजस्थान के ही निवासी थे। तबकात-ए-अकबरी निजामुद्दीन बख्शी। जखीरुल ख्वानीन के लेखक हैं शेख फरीदा भाकरी।
वाकया ए राजपूताना, मुंशी ज्वाला शाह, और तारीख है राजस्थान के लेखक हैं कालीराम कायस्थ। ये वाकया ए राजपूताना और तारीख है राजस्थान के संलग्न इतिहास हैं, लगातार इतिहास लिखे हुए हैं इसमें। राजस्थान के वाकया ए राजपूताना लेखक है मुंशी ज्वाला शाह, और तारीख ए राजस्थान के लेखक हैं कालीराम कायस्थ। ये कालीराम कायस्थ अजमेर निवासी थे। इन्होंने इसमें जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के आदेश से 1793 ईस्वी में लिखा है तारीख ए राजस्थान। और किसने लिखा? कालीराम कायस्थ ने। किसके आदेश से? जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के आदेश से। लेखक ने इस इस ग्रंथ का नाम रखा था नस्बुल अंसाब, और इस पांडुलिपि की 3 भागों में विभाजित किया था। इस तारीख ए राजस्थान की एकमात्र प्राप्त प्रतिलिपि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में आज भी उपलब्ध है। तो एक बार फिर से सुनिए, तारीख ए राजस्थान, लेखक हैं कालीराम कायस्थ। यह राजस्थान का संलग्न इतिहास है जिसको जयपुर महाराजा प्रताप सिंह के आदेश द्वारा 1793 ईस्वी में लिखा गया है, और इसकी एकमात्र प्रतिलिपि प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में संरक्षित है। मासिर उल उमरा, लेखक हैं शमशादौला शाहनवाज खां, और तारीख तुहुफ ए राजस्थान के लेखक हैं मौलवी मोहम्मद अबेदुल्ला फरहती। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब तक अपन ने राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन कर लिया है, यानी सभी प्रकार के ऐतिहासिक स्रोतों को अपन ने पढ़ा है 1 by 1, और पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। तो आशा करता हूं मेरे सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो मेरे ऑनलाइन चैनल दिव्यराज क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, और इस वीडियो पर अधिक से अधिक कमेंट्स भी करें। जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।